नमस्कार, मैं GL डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम वापस एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। BSc पार्ट फर्स्ट और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये काम में आता है, कई बार इसको पूछते रहते हैं। तो टॉपिक का नाम है सेल स्ट्रक्चर्स, कोशिका की संरचना, सामान्य संरचना, सेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सेल के पिछले टॉपिक में हमने सेल के बारे में बताया कि सेल की खोज किसने की थी, सेल की डेफिनेशन क्या है, क्या उसके थ्योरीज हैं। आज हम उसकी केवल संरचना ले रहे हैं। संरचना से पहले हमने कल उसके बारे में टाइप भी बताया था कि कितने प्रकार किस प्रकार की होती है, और उसके अंदर ये बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सुसंगठित होता है, और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस जो संगठित होता है, और संगठित का मतलब होता है कि जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, केंद्र को संगठित करके रखती है। उसके बाद टाइप्स के अंदर अपन कहते हैं कि कोशिका जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अलावा जो है कोशिकाएं 2 टाइप्स की होती है, एक एनिमल्स, एक प्लांट सेल्स, और दूसरी जो होती है वो एनिमल सेल्स होती है। प्लांट सेल्स जो है पादपों में पाई जाती है, और इसके अंदर जो है सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। और एनिमल सेल्स है, इसके अंदर जो है मोटा जो है एक मेन डिफरेंस जो है वो है सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो है डिफरेंस हो जाता है। ये पादप बॉटनी वाले इसको काम में लेते हैं, इसके अंदर ये जूलॉजी वाले काम में लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार से होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसके अंदर ये आ जाता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, जो बॉटनी वाले बॉटनी के हिसाब से करते हैं, जूलॉजी वाले जूलॉजी के हिसाब से करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर डिफरेंस भी हो सकता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एनिमल सेल्स की बात करेंगे। अपन जूलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं, इसलिए हम बात एनिमल्स की करेंगे। तो एनिमल्स के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर जो होती है ये इसके सामान्य संरचना है, सामान्य ये नॉर्मल डायग्राम है इसका। और इस नॉर्मल डायग्राम के अंदर सबसे पहले जो उसका आउटर आता है, कोशिका के अंदर जो आउटर आता है वो इसका सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है पतली झिल्ली होती है जो कोशिका को क्या करती है, बांध के रखती है। बाउंड्री होती है इसके अंदर, बांध के रखती है। और यह सेल मेम्ब्रेन जो है कई प्रकार के कार्य भी करती है, और मुख्य रूप से इसके अंदर जो कई प्रकार का कार्य है वो उसके अंदर जो है पदार्थों का आदान प्रदान, यानी कि पदार्थ इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर से बाहर निकलते हैं। और ये जो है, और इसका मेन है इसके अंदर सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेन इसका काम है वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का। और सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है कि कुछ सेलेक्ट किए हुए पदार्थ वो कोशिका झिल्ली के अंदर जाते हैं, और कोशिका झिल्ली से सेलेक्ट किए पदार्थ ही वापस आते हैं। और जब इसके अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उस समय जो है इसकी संरचना, इसके किस प्रकार के अणु होते हैं, कैसे इसके अंदर ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो है ये पतला लचीला पार्ट होता है, और ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन लाइपो का मतलब लिपिड और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन्स। देन 2 भागों से मिलकर के बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और इसके अंदर हम कई बार ये कहते हैं कि यदि किसी एनिमल को कार्बोहाइड्रेट दिया जाए तो वह जीवित रह सकता है,
अगर नहीं दिया जाए तो जीवित रह सकता है, अगर किसी एनिमल को फैट दिया जाए, लिपिड दिया जाए तो भी वह जीवित रह सकता है, लेकिन उसको अगर प्रोटीन नहीं मिलता है तो वह जीवित नहीं हो सकता। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होता है। जिसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन जो है एनिमल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका निर्माण जो है, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? लाइपोप्रोटीन के द्वारा होता है। दूसरी संरचना जो है, मोटा मोटी अपन दूसरी संरचना के अंदर रहते हैं कि इसके अंदर जो है बी कोशिका के मध्य के अंदर एक गोल संरचना होती है, मध्य के अंदर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर इसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और सबसे अंदर जो है न्यूक्लियस की का भी केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस जो है ये कोशिका विभाजन के अंदर काम करता है, यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय जो है ये न्यूक्लियस, वास्तव में न्यूक्लियोलस का ही विभाजन होता है। यहीं पे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं जिनका विभाजन होता है। तो ये इस प्रकार से इसका दूसरा मेन इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गन है ये है न्यूक्लियस। पहले नंबर के ऊपर तो आया सेल मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे आ गया न्यूक्लियस। फिर तीसरे अंग की बात करते हैं तो तीसरे अंग जो है इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर अलग अलग जगह पाए जाते हैं, छितरी व्यवस्था में पाए जाते हैं, और प्लांट कोशिका के अंदर ये किनारों के ऊपर पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, शक्ति गृह कहलाता है, क्योंकि यहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये द्विस्तरीय संरचना है। तो इसके अंदर जो है तीसरा जो इसका ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। उसके बाद चौथा मेन ऑर्गन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि यह कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली को आपस में जोड़े रखता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली को आपस में जोड़े रखता है, जिससे केंद्रक की पोजीशन ठीक रहे और इनके बीच का जो खाली जगह है वो भी क्या रहे? बराबर अवस्था में बनी रहे। और इस बराबर अवस्था में बने रहने के कारण इनका जो शेप, कोशिका की शेप है वो सही बनी रहती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो जो है दो प्रकार की होती है, और इसके अंदर एक जो है स्मूथ होती है जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती, दूसरी जो है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दानेदार संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दानेदार हो जाती है, और उसको हम कनिका में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये रफ जो होती है वो इस राइबोसोम्स के कारण होती है। तो पाँचवें नंबर की संरचना जो है वो है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। और उसके बाद में एक इसका मेन ऑर्गन है गोल्जी बॉडी, ये केंद्र के ऊपर की तरफ पाई जाती है, केंद्र के ऊपर की तरफ पाई जाती है गोल्जी बॉडी। और इस गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है सीक्रीशंस। मुख्य कार्य क्या होता है? सीक्रीशंस होता है, किसी प्रकार का विश्राम होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और उसके बाद इसके अंदर कुछ सातवें नंबर के ऊपर कि कुछ वैक्यूल्स पाई जाती हैं, या सातवें नंबर पे आप ये ले लो कि ये लाइसोसोम्स, कोशिका में जो है जगह जगह के ऊपर कुछ दाने नुमा संरचनाएं पाई जाती है जो पाचन का काम करती है, जो डाइजेशन का काम करती है, वो लाइसोसोम्स हो जाता है। या ये अपघटक, इसके अंदर लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो पदार्थों को अपघटन करते हैं, पदार्थों को तोड़ते हैं। तो ये लाइसोसोम्स सातवें नंबर के अंग जो है वो लाइसोसोम्स हो जाते हैं। उसके बाद में आठवें नंबर पे हम हल्के मात्रा में जो है ये इसको मान लेते हैं। इसके अंदर बहुत बारीक बारीक नलिकाएं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, हल्की छोटी छोटी, जो इनको हम क्या वैक्यूल्स रिक्तिकाएँ कहते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर रिक्तिकाएँ या तो उपस्थित होती है या एब्सेंट होती है, या बहुत कम मात्रा में होती है। और लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिकाएँ जो है, वैक्यूल जो है बहुत बड़ी होती है और स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार से ये वैक्यूल्स पाई जाती है। 9वें नंबर के ऊपर जो है अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स कह देते हैं कि कोशिका के अंदर जो है छोटी छोटी ट्यूब जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो अब अलग अलग कार्य करती है।
और इनसे सीलिया वगैरह जो है वो फ्लैजेला वगैरह का कुछ एनिमल्स के अंदर इसका निर्माण होता है। और एक सबसे और इम्पोर्टेंट संरचना होती है, और ये इसको ये कह लेते हैं कि ये जो संरचना है कौन सी, सेंट्रियोल जो संरचना है वो ये कोशिका केंद्र के ऊपर की साइड में सेंट्रियोल नामक संरचनाएं पाई जाती है। ये सेंट्रियोल जो है इसको तारक इकाई जो है ये कोशिका विभाजन के अंदर कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, और इसी से जो है कोशिका का विभाजन की शुरुआत होती है, और यही कोशिका विभाजन को शुरू करता है और समाप्त भी यही करता है। इसी के कारण कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये अंग पाए जाते हैं, और उसके बाद में कोशिकाओं के अंदर कई प्रकार की और संरचनाएं, छोटी छोटी और संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण से जो है वो कई अंग और पाए जाते हैं। उनके कार्य जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उसके अंदर कई ऑर्गन्स अंग और हो जाते हैं, वो माइनर अंग कहलाते हैं, जिसके अंदर जो इनका फंक्शन हो जाता है, और कुछ सामान्य बात में ये हो जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है इसका डिटेल के अंदर हम लेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना किस प्रकार की होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है, और इसके अंदर राइबोसोम्स की संरचना किस प्रकार की होती है। इस प्रकार हम इसकी आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है ये हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।